Hello aspirants, welcome to IFS. Myself Himanshu Dhupia, your geography faculty at IFS and current affairs specialist. So students, आप सभी का IFS के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। IFS एक ऐसी संस्था है जो CSIR नेट, UGC नेट, RPSC, POC, CUT, IIT, जैम, गेट और तरह तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करती है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है वो इलीगल डिक्लेयर क्यों की गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आपने ये जो न्यूज़ है ये सभी चैनल्स के ऊपर, न्यूज़पेपर में और आपने देखा होगा, बिकॉज 3-4 दिनों से बहुत लगातार इसके ऊपर एक डिबेट छिड़ गई है पूरे देश के अंदर और उसी को हमको जानना ज़रूरी है बिकॉज हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, उसके अंदर इसी तरह के जो टॉपिक्स है वो पूछे जाते हैं क्योंकि जो कमीशन होता है, चाहे से वो यूजीसी का हो, चाहे से वो यूपीएससी का हो, चाहे से स्टेट कमीशन हो, वो आपके जो अवेयरनेस होती है, दुनियादारी जिसको बोलते हैं, उसी का वो पता लगाना चाहते हैं और आपके जो आंसर्स होते हैं उससे जांचते हैं कि ये कैंडिडेट कैसे सोचता है। और जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक है हमारे चारों तरफ, क्योंकि ये जो चीज है, इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, ये हमें इंपैक्ट करता है। तो एग्जैक्टली ये स्कीम होती क्या है और इसे इलीगल क्यों डिक्लेयर किया गया, उसी के बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा आज। तो देखिए, ये स्कीम है क्या। 2017 के यूनियन बजट के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी, अनाउंस की गई थी। ठीक है, क्या था कि राजनीतिक दलों की जो फंडिंग है उसमें पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी की कमी बताकर और उसका सॉल्यूशन की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाया गया था। कब? 2017 के केंद्रीय बजट के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो योजना थी इसके अंदर था क्या, अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम ये अलाउ करता है कि इंडिविजुअल जैसे मैं और आप या फिर कोई कंपनी, कोई बड़ा जो कॉरपोरेशन होता है, वो गुमनाम रूप से, मींस मतलब एनोनिमिटी, किसी को भी पता नहीं चलेगा आप किसको डोनेट कर रहे हो, किसको पैसा दे रहे हो, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, तो बेसिकली गुमनाम रूप से राजनीतिक दलों को धन दान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड थे ये ऐसे नहीं कि कैश में दे दिया गया, एक तरीका अपनाया गया कि बॉन्ड देंगे और ये बॉन्ड किससे परचेज करेंगे, हम जाएंगे एसबीआई के पास कि एसबीआई मुझे कांग्रेस को या फिर भाजपा को, सपा को या बीएसपी को, आम आदमी पार्टी को, इनको मुझे डोनेशन देना है। तो एसबीआई आपसे पैसा लेगी और आपको एक इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगी। ठीक है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि आपने पैसा दिया और आप मतलब डायरेक्टली आप किसी राजनीतिक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को मनी नहीं दे रहे हैं, आप बॉन्ड के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दिखा रहे हैं। ठीक है, ये थी स्कीम। क्यों लाई गई थी? क्योंकि पहले ये कहा गया था कि जो ब्लैक मनी है, खूब राजनीतिक दलों को जो डायरेक्ट पैसा दिया जाता था उसमें ब्लैक मनी खूब होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें खूब उपयोग होता था पुरानी वाली स्कीम में। जो पहले स्कीम थी, पहले सिंपल स्कीम थी, बॉन्ड वगैरह कोई सिस्टम नहीं था। 2017 में ये लाई गई थी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। अब देखो आगे आगे क्या हुआ है। 2017 मतलब आज इसको 3 और 7 साल हो गए हैं। अब ये स्कीम आपके मन में आएगी सर तो अच्छी थी, दिक्कत कहाँ है। स्टेट गवर्नमेंट जो एसबीआई से जो पैसा लेने जाएगा, जो बॉन्ड, तो उसकी आइडेंटिटी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगी। और मैं बता दूं कि ये जो बॉन्ड है इसकी जो जानकारी है वो अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस जो हैं वो आने लगेंगे कि सिर्फ और सिर्फ किसने किसको डोनेशन दिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है, तो इसका मिसयूज हो सकता है। तो इसी चीज को लेकर कुछ लोगों ने, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक एनजीओ था कॉमन कोज और एडीआर, इन्होंने एक पेटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, और ठीक है ना, तो मतदान से पहले नागरिकों के सूचना के अधिकार के बारे में तर्क दिए गए कि कैसे योजना स्पष्ट रूप से उस समय की सत्तारूढ़ सरकार को अनुकूल बनाएगी, क्योंकि गुमनामी की जो गारंटी है ना वो देता तो है ये, बट ये गुमनाम दूसरे पार्टियों के लिए है कि चंदा किसके किसके पास जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सब कुछ पता है। आई बात समझ में?
इसमें जो आर्ग्यूमेंट दिए, किन्होंने दिए? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और ये जो एनजीओ था, इन्होंने ये बोला, ये आर्ग्यूमेंट रेज किए कि राइट टू इंफॉर्मेशन इसके अंदर, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दिक्कत कहां है? किसने किसको पैसा दिया पता तो चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए पब्लिक के अंदर, बट इस स्कीम के अंदर इसके ऊपर आरटीआई इंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन जब अप्लाई किया ना, तो बताया ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताने से मना कर दिया कि डोनेशन किसको किसको जा रहा है। इससे क्या पैदा हुआ? इससे एक डाउट पैदा हो गया कि ये जो स्कीम है, जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ सरकार है, उसको, उसके लिए क्या है? अच्छी बात, उसको पता चल सकेगा ना। आप सोचो, एग्जाम्पल मैं बताऊं कि एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी है बी। ए पार्टी को आपने चंदा दे दिया, बी पार्टी को आपने चंदा दे दिया, दूसरे ने किसी ने दे दिया। अब जो ए पार्टी है वो देख सकती है कि बी पार्टी को चंदा किसने दिया है। अब सपोज करो कि दूसरी जो रूलिंग पार्टी, उसको पता चल गया कि इस बिजनेसमैन ने, इस कॉरपोरेशन ने दूसरे अपोजिशन को चंदा दे दिया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उसके खिलाफ भेदभाव कर सकती है ना। तो एक तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो उसी चीज को इन लोगों ने उठाया कि जो ये सत्तारूढ़ सरकार है ना, जो रूलिंग पार्टी है, उसमें ये एक एडवांटेज है उन लोगों को, इसको वो मिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जी। चलिए, उसके बाद में तो ये चैलेंज किया गया। उसके बाद में 15 फरवरी 2024 को इसका वर्डिक्ट आ गया। इसका जो अपने जो न्यायाधीश संविधान पीठ है, जिसमें 5 जज थे, उसके जो मुख्य जज थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे। उन्होंने चुनावी जो ये बॉन्ड योजना थी, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, इसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर, जो पेटिशंस थी, उन पे 2 अलग अलग फैसले सुनाए। 2 अलग बट यूनेनिमस थे। जो 5 जज थे वो एक ही सुर में बोले कि ये गलत है। ठीक है, ये कब हुआ? 15 फरवरी 2024 को। आई बात समझ में? क्या बोला उन्होंने? एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट कौन होती है? सुप्रीम कोर्ट। तो जो शीर्ष अदालत है, इन्होंने इस चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज कर दिया और इसे असंवैधानिक बता दिया। आप सोचिए, इतना बोल्ड डिसीजन है। इसीलिए ही अपने जो जुडिशरी है ना, इसको अपन एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कंसिडर करते हैं। 4 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, ऐसा कहा जाता है ना। मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल। सोशल मीडिया हो गया या अपनी जो प्रिंट मीडिया है, ये सब चीजें। तो ये देखकर लोगों, मतलब हक्का बक्का रह गए पॉलिटिकल पार्टीज की, यार ये क्या हो गया। मतलब इस पूरी योजना को ही असंवैधानिक बता दिया, नन एलवॉइड इसको कंसिडर कर दिया गया। फैसले में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। अब आपके मन में सवाल आएगा ना कि ये जो स्कीम थी, इतनी क्या दिक्कत थी कि इसको पूरी तरह से खारिज ही कर दिया, खत्म ही कर दिया पूरी तरीके से। तो ये कुछ मुद्दे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या मुद्दे थे? मुद्दे ये थे कि सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इलेक्टोरल स्कीम है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर क्विड प्रो क्यो, ध्यान से एक बार इस चीज को ध्यान से पढ़ो, इट वायलेट्स द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन्स। क्यों? क्योंकि उसमें हमें बताया नहीं जा रहा है। जब किस लोगों ने आरटीआई जो एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत में जानकारी मांगनी चाहिए, तो उनको मना कर दिया गया कि नहीं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ये आरटीआई के अंडर में नहीं आती है। तो सबसे पहले बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो अपना रूल है, जो अपना राइट है, उसको वायलेट करता है। दूसरा ये है कि क्विड पॉसिबल क्विड प्रो क्यू, ये क्या है? व्हाट इज इट? क्विड प्रो क्यू क्या है? इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। मतलब अगर आप किसी पार्टी को अपनी इच्छा से दे रहे हैं पैसा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक्सपेक्टेशन दे रहे कि मैं इनको पैसा दूंगा तो ये मेरे को नौकरी दिलाएगी, मुझसे मैं उनसे काम करवाऊंगा मेरा पर्सनल, वो गलत है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, इसका मतलब समथिंग फॉर समथिंग है, कि मतलब जो डोनेट कर रहा है वो कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा है, और आप दे भी रहे हो तभी इसको आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है? यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स।
कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको एडवांटेज दूंगा। ठीक है। आगे क्या कहा, आगे अदालत ने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा कि राजनीतिक दल, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, उनकी फंडिंग पर सूचना मतदान के लिए अनिवार्य है। क्योंकि वो जो पैसा हम लोग देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर, वो पैसा कहां पहुंचता है, विधायकों के पास पहुंचता है। भाई पार्टी उसको एक्सपेंडिचर करेगी ना, पैसा जितना भी पैसा आया है सरकार के पास, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, वो कहां भेजेगी, वो विधायकों को दोगी कि जाओ आप प्रमोशन करो, प्रचार प्रसार करो। तो इससे क्या होता है, अगर मान लो आपके आपके एमएलए को पता है कि आपने फंडिंग की है, तो वह आपके लिए काम करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक तरह से तो वोट आपने खरीद लिया उसका। ठीक है, एमएलए को आप वोट दोगे, उसको पता भी चल गया आपने डोनेशन किया है, तो वो एमएलए फिर आपके लिए ही काम करेगा, तो दूसरे के लिए, आम जन के लिए नहीं करेगा। अब बाहुबली होते हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन होते हैं, वो तो अच्छा डोनेशन देंगे, है ना, 5-6 हजार रुपए थोड़ी दे रहे हैं, वो तो करोड़ों में देंगे। तो करोड़ों वालों का काम करेगा जो जो भी अपने वहां के विधायक हैं, सांसद है, कि वो नॉर्मल आदमी का करेंगे। आप खुद बताइए, ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा जो फेवर होगा, थोड़ा जो बायसनेस होगा, वो इधर की तरफ होगा, जो ज्यादा डोनेशन देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सब चीजें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत कि इसका उल्लंघन हो रहा है, किस चीज का, कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। कौन सा आर्टिकल करता है, अनुच्छेद 19 करता है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 19 इसका ये उल्लंघन करता है। तो ये पहला सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये एक तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। दूसरी क्या है, दूसरी इन्होंने बताया कि इससे भी बढ़िया बढ़िया स्कीम्स थी, आपने उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है, वो ही सिर्फ ऐसी स्कीम नहीं है जो कि काला धन को वापस ला सकती है, रोक सकती है, बहुत सारे अल्टरनेटिव। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, यही काले धन को रोकने के लिए एकमात्र उपाय नहीं है, और भी बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो ये आरटीआई के तहत आप इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहे हो ना, ये कुछ स्पेशल प्रावधानों में मना कर सकते हो, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज होगी। राफेल का जो था कि कितने रुपए में हम लोगों ने फ्रांस से लिया है, वो अभी तक नहीं पता है हमको, है ना। क्यों नहीं पता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग नहीं बता सकते। चलो कोई बात नहीं, बट जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये पूछा सरकार से कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कितना पैसा किसके पास आएगा, ट्रांसपेरेंसी होने में आपके क्या दिक्कत आ रही है। ये तो कोई स्पेशल कोई रेस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं आ सकता, इसमें कौन सी नेशनल सिक्योरिटी खराब हो रही है। इसीलिए कि आरटीआई को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आप आरटीआई के तहत लोगों को बता नहीं रहे हो कि इसमें कितना पैसा किसने कितना पैसा किसको डोनेट किया है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल प्रोविजंस में ही हम लोग सीमित कर सकते हैं। इसीलिए लॉजिकल नहीं है आपका कि आप आरटीआई में लोगों को नहीं बताओगे। ठीक है, और अदालत का यह कहना था कि आरटीआई का उल्लंघन करना, यानी कि लोगों को सूचना तक पहुंचने से रोकना सिर्फ इसलिए कि चुनावी चंदे में काला धन कम हो सकता है, यह उचित नहीं है। यह कोई आपका तर्क लॉजिकल हमें नहीं लगा। किसी किसी को लग सकता है, बट कोर्ट को नहीं लगा। ये उन्होंने दूसरा फैक्ट बताया। तीसरा उन्होंने बताया कि राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी कैसे खत्म हुई। देखो, राजनीतिक दलों को पैसा देने के दो कारण होते हैं। पहला क्या है, पहला तो लोग समर्थन के लिए करते हैं कि नहीं, मैं इस पार्टी की आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूं, है ना। हम लोग समर्थन करते हैं, चाहे वो सफल हो नहीं हो, है ना, वो कोई मतलब नहीं है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको चंदा दिया है, पैसा दिया है। दूसरा ये कि फायदे के लिए, कि लोग किसी राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकते हैं ताकि बदले में उन्हें कोई फायदा मिले। जैसे कि कोई सरकारी अनुबंध, कोई जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो जानबूझ के चंदा दे रहा है कि जैसे कि जो अगली बार जो टेंडर में पास हो तो उसमें उनको एडवांटेज मिल जाए, या फिर नौकरी से रिलेटेड कुछ हो। ठीक है, फिर अब इस चीज पे अदालत ने क्या कहा, अदालत ने यह कहा कि लोगों को यह अधिकार है कि वे अपनी राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दलों के साथ जुड़ाव को गुप्त रखें। उनके पास है,
भाई मैं किसको पैसा दे रहा हूं क्या मतलब है, मैंने दे दिया ना, बस काम खत्म, ठीक है। अब यह अधिकार उन लोगों पर लागू होता है जो किसी राजनीतिक दल को पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि वो उस दल का समर्थन करते हैं। पता प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम ये हुई कि गवर्नमेंट ने कहा कि सर आप अगर इसको खत्म कर दोगे तो राइट टू प्राइवेसी नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर जो कोर्ट है उन्होंने ये एक कमेंट किया है कि राजनीतिक दलों के पैसे देने का दो कारण होते हैं, तो समर्थन होगा या फायदे के लिए होगा, ठीक है। और हम मानते हैं कि लोगों को यह अधिकार है कि अपनी विचारधारा और किसके साथ आपको जुड़ना है वो आप गुप्त रखें, किसी को मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ये जब पैसे की बात आ जाती है ना तब दिक्कत होती है, ठीक है। ये जो अधिकार है राइट टू प्राइवेसी वाला है वो उन लोगों पे लागू होता है जो पैसा देते हैं बट समर्थन करने के लिए देते हैं, ना कि किसी एडवांटेज के लिए, फायदे के लिए, ठीक है। ये उन्होंने कहा, टिप्पणी की अपने सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद में फोर्थ जो टिप्पणी की वो ये कहा कि किसी कंपनी का राजनीति पर व्यक्तियों के दान से ज्यादा गहरा असर होता है। आप सोचो ना, अगर बहुत बड़ी कोई बहुत अमीर कंपनी हो तो वो तो पूरा ही वहां पे चीजें बदल सकती हैं। आपको नहीं लगता वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलेगी? हमने सबसे ज्यादा चंदा दिया है आपको, आप हमारे हिसाब से चलोगे, आप हमारे जो कंपनी है उसके हिसाब से चलोगे। मतलब हिसाब से क्या चलने का मतलब है कि हमें आप थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज दोगे दूसरे के बजाय, ठीक है। तो ये जो दान होता है ना, बड़ा बड़ा जो दान होता है, अगर कोई कंपनी कर रही है इसका मतलब होता है कि उन्होंने पक्का ही कोई अपने फायदे के लिए किया होगा, ठीक है। तो इसमें ये लिख रखा है कि एक कंपनी हैज मोर इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल प्रोसेस देन कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल्स, बिकॉज इंडिविजुअल्स अगर हजार हैं वो भी मिलके एक कंपनी के बराबर डोनेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो कंपनी वाले जो डोनेशन देते हैं प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। ये उन्होंने टिप्पणी की है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनी अधिनियम की धारा, जो कंपनी अपना कंपनी एक्ट का सेक्शन 182 है उसमें ये लिखा गया है, मतलब उसमें एक संशोधन किया गया था, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए एक संशोधन किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया कंपनी एक्ट में, उसको भी कोर्ट ने कहा है कि यह भी अनुचित है, क्योंकि उन कंपनियों को दान देने की अनुमति देने के नुकसान को नहीं समझता जो नुकसान में चल रही है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई कंपनी नुकसान में चल रही है फिर भी वो डोनेशन दे रही है, तो इसका मतलब क्या है? डोनेशन क्यों दे रही है? मतलब खुद घाटे में चल रहे हो फिर भी आपकी कंपनी डोनेशन दे रही है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी खुद को क्या करना चाहती है? खुद को उस घाटे से, उस नुकसान से निकालने के लिए गवर्नमेंट की तरफ देख रही है, उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, उस इंडिविजुअल की तरफ देख रही है कि मैं डोनेशन दे रहा हूं घाटे में होने के कारण, पर मुझे आप जैसे ही पावर में आओगे बाहर निकालोगे। तो ये क्या है? आपको नहीं लगता कि नीति प्रभावित करेंगे आगे जाकर? ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं अपने सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी अपनी। इसको जब उन्होंने ये सब सुन रहे थे ना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की डिबेट चलती है, कुछ लोग फेवर में है, कुछ लोग फेवर में नहीं है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब और नहीं चलेगा, है ना। आपके सारे तर्क हमने सुन लिए, बट आपके कोई भी सॉलिड तर्क नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो एसबीआई है, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू करता था, तुरंत बॉन्ड्स को जारी करना बंद कर देगा। और ये कब आया है? ये लोकसभा इलेक्शन से पहले एक इतना बड़ा, इतना हिस्टोरिक एक ऐसे मान लो वर्डिक्ट आया है, ठीक है, क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा जरूरत है। और रिसेंट में एक रिपोर्ट आई थी कि खूब सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम थे और उसमें सबसे ज्यादा किसको मिला, फिर किसको मिला, एक ही लिस्ट भी आई थी। तो इससे यह पता चलता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको हमेशा एक फेयर एडवांटेज था इस स्कीम के अंदर। तो ये सब चीजें तो डिबेट की बातें हैं, हमें डिबेट नहीं करनी है, हमें तो बस एक कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि देश में चल क्या रहा है। बायस नहीं रहना है, एज ए स्टूडेंट, एज ए कैंडिडेट आपको बायस नहीं, हमेशा एक मिडिल पाथ लेकर चलना होता है, ठीक है। बायसनेस रखिए, अपने पास रखिए, कोई इश्यू नहीं है, बट एग्जाम में आपको नहीं दिखानी है बायसनेस, ठीक है। ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग और ड्यूरिंग वट एवर वी आर हैविंग कन्वर्सेशन विद, वो चीजें अपनी प्राइवेट है, अपने हिसाब से कीजिए। तो एसबीआई जो है तुरंत चुनावी बॉन्ड को है जारी करना बंद कर देगा। एसबीआई शेल फॉरविथ स्टॉप द इश्यू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। 15 फरवरी से फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। और क्या इंस्ट्रक्शन दिए?
देखो ध्यान से सुनो, एसबीआई को दोनों की विस्तृत जानकारी उन राजनीतिक दलों की जानकारी देनी होगी जिन्होंने योगदान प्राप्त किया है। एसबीआई को यह बताना होगा कि जो डोनेशन आया है ना, जो दान आया है, दानों का मतलब होता है डोनेशंस, हिंदी में दान, तो जो भी दान आया उसकी डिटेल बताओगे और कौन सा दान कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास गया है वो आप हमें बताएंगे। ठीक है। हालांकि एक थोड़ा कैच है इसमें, अभी सिर्फ कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशंस को ही पब्लिक करना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछले जो अपना कमेंट किया था इसमें क्या किया लिखा गया है कि भी कंपनी जो होती है, कोई कॉरपोरेट अगर डोनेशन करता है उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। आप मानेंगे ना, क्योंकि 1000-2000 लोग जितना डोनेशन दे रहा है वो एक अकेली कंपनी दे रही है। तो अभी क्या कि उन लोगों का नाम सार्वजनिक नहीं करना है, उन कॉरपोरेशंस का नाम सार्वजनिक करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है। क्या लिखा गया है, केवल कॉरपोरेट जो योगदान करता है, डोनेशन वाले हैं, उनकी जानकारी को सार्वजनिक किया जाना है। ठीक है। और 6 मार्च तक आपको सारी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। ठीक है। जिसे 13 मार्च तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यह शीर्ष अदालत जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसने यह आदेश दिया है। ठीक है। तो यह था हमारा स्कीम, क्या क्या इसमें प्रोविजंस थे, किस किस पे डिबेट्स हुई हैं और क्या आपके सामने रिजल्ट निकल कर आया है। ठीक है। तो इसी तरह की जो जानकारी है उसी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा जानकारी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके क्या व्यू हैं इसके ऊपर, क्या लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रहना चाहिए था, या फिर जो शीर्ष अदालत ने, जो एपेक्स कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, आप उससे सहमत है कि असहमत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस चैनल को इसी तरह के रिलेवेंट कंटेंट के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है, आपके सपोर्ट को जरूर दिखाना है। थैंक यू सो मच।